हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवी साइंस क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स में अगर नीट के लिए वेटेज देखें इसका, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आने की इसमें संभावना रहती है। तो ये भी एक अच्छा चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन प्लांट्स, अब रेस्पिरेशन है क्या? इसको हम रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता था? 6CO2 plus 12H2 2 gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, यही कुछ होता था। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका रिवर्स कैसे हो जाएगा? जैसे हम ग्लूकोज यूज करते हैं एज ए सबस्ट्रेट, हम ऑक्सीजन भी यूज करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, हम वाटर भी यूज करते हैं। इन तीनों से अगर रिवर्स कर दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा, इसलिए हम इसको रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। तो बोल सकते हैं इसको रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसके थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स की बात करें तो ये जो रेस्पिरेशन है इसको हम रेस्पिरेशन जो है इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन है सबसे पहली चीज, तो बायो केमिकल रिएक्शन है। रेडॉक्स क्यों है? जैसे कि हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है, CO2 H2O C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यहाँ से क्या बन जाता है? CO2 और H2O और एनर्जी। तो ये कंपोनेंट इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो 0 से +4 गया मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन को देखें तो ये 0 है और यहाँ पे -2 है, तो ये 0 से -2 गया मतलब इसका रिडक्शन हो गया। जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, इसलिए हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। दूसरी बात, जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। क्यों है ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन? क्योंकि जब इसको परफॉर्म किया जाता है या फिर जब ये रिएक्शन होती है तो उस समय पे एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी टेम्परेचर की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए एक्सोथर्मिक नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एनर्जी है, बॉन्ड की फॉर्म में है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, इसीलिए कैसी हो गई? एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो गई। अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में तोड़ दिया गया है और ये CO2 और H2O में टूट गई है। अब CO2 और H2O में टूटने के बाद इसका क्या हुआ? ब्रेकडाउन। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी कैटाबॉलिक रिएक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा है, दो तरह की रिएक्शंस होते हैं, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, और एनाबॉलिक रिएक्शन वो होती है जिसमें कि कुछ बनता है। मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि मेटाबॉलिज्म की 2 पार्ट्स होते हैं, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म सिंथेसाइजिंग रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन रिएक्शन होती है। तो ये हमें याद रखना है। तो ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं फैट या फिर प्रोटीन की एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फैट या प्रोटीन की एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो वहां पे ये एम्फीबॉलिक रिएक्शन कहलाएगी। एम्फीबॉलिक रिएक्शन। ऐसा क्यों होगा? ये एम्फीबॉलिक रिएक्शन क्यों कहलाएगी? तो हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये जो है, जब इसमें ब्रेकडाउन होता है
जब इसमें ब्रेकडाउन होता है तो कुछ चीजें इसमें बनती भी हैं, कुछ इंटरमीडिएट इसमें बनते हैं। अब जो इसमें इंटरमीडिएट बने, इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो प्रिकर्सर होते हैं, आर प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर मतलब कि कुछ बायोमोलिक्यूल बनाने के लिए प्रिकर्सर की तरह ये यूज होते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ सेल, मतलब कि कुछ सेल में कुछ अदर मॉलिक्यूल बनाने के लिए वो इंटरमीडिएट एज प्रिकर्सर भी वो यूज होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, एम्फीबॉलिक। कहने का मतलब क्या है कि अगर सिंपल सा एक कोई सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट से कुछ प्रोडक्ट बना और वो ब्रेक डाउन होके बना है, और उसी सबस्ट्रेट के इंटरमीडिएट से कुछ प्रोडक्ट बना, इंटरमीडिएट से कुछ प्रोडक्ट बना और वो सिंथेसाइज होके बना है, मतलब अल्टीमेटली सबस्ट्रेट तो एक ही है। तो जब ऐसी कंडीशन बने उसमें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म एक ही सबस्ट्रेट से हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एम्फीबोलिक। जब एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म एक ही सबस्ट्रेट से हो तो हम उसको बोलते हैं एम्फीबोलिक। लेकिन सबस्ट्रेट अलग अलग हो, जैसे S1 एक सबस्ट्रेट हो गया, इससे ब्रेक डाउन होके कोई प्रोडक्ट बना है, H2 दूसरा सबस्ट्रेट हो गया, इससे सिंथेसाइज होके कोई प्रोडक्ट बना है। तो ये दोनों अगर एक बॉडी में चल रहे हैं तो इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब सबस्ट्रेट डिफरेंट डिफरेंट है और उस एक में ब्रेक डाउन हो रहा है, एक में सिंथेसाइज हो रहा है और एक ही बॉडी में हो रहा है, तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। लेकिन बॉडी सेम है और साथ में सबस्ट्रेट भी सेम है, तो ये एम्फीबॉलिक कहलाएगा। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। तो एम्फीबॉलिक क्यों बोला ये समझ आ गया। कार्बोहाइड्रेट का अगर कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर यूज कर रहे हैं, तो उसमें सीधा सीधा ये कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत आता है। इतनी बात हमें समझ, रिडॉक्स क्यों है, एक्सर्गोनिक क्यों है, कैटाबॉलिक क्यों है, और या फिर हम स्पेशली कहें एम्फीबॉलिक क्यों है। तो एम्फीबॉलिक किसके लिए होता है, फैट के लिए और प्रोटीन के लिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम एम्फीबॉलिक वर्ड का यूज नहीं करेंगे, तो ये हमें याद रखना है। ये जो हमें सिंगल स्टेप रिएक्शन दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में सिंगल स्टेप रिएक्शन है नहीं, इसमें कई सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। तो ये अभी हमें याद रखना है कि सिंगल स्टेप प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कई सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे बात करें तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट के बेसिस पे हम देखते हैं दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। कौन कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एक होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अभी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या है, और एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन का याद रखना है, क्या याद रखना है, जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज C6H12O6 है, C6H12O6 है। अब इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड बने होंगे। अब वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के बाद उन कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। इसके तोड़ने से जो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी रिएक्शन में रिलीज हुई थी। कौन सी एनर्जी है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो एनर्जी है, ये वही एनर्जी है जो कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने से हमें एनर्जी जो मिलती है, वही एनर्जी है ये जो कि यहाँ पे रिलीज हो रही है।
और इसी एनर्जी को हम एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, और एटीपी की जब जरूरत पड़ती है तो हम उसका यूज कर लेते हैं, और इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। वापस आते हैं। अब फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, हमें ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट अगर यूज हो रहे हैं तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट अगर यूज हो रहे हैं एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो वो कहलाएगा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें फ्लोट करते हुए मिल जाते हैं, तो इसीलिए जनरली फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जो होता है वो उसमें सबस्ट्रेट जो होगा वो प्रोटीन होगा। जैसे कि हम जानते हैं प्रोटोप्लाज्म में जनरली मेन कंपोनेंट जो होता है वो प्रोटीन ही होता है, जिस वजह से इसको हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। अब होगा क्या कि इस सबस्ट्रेट में एनर्जी कंटेंट कितना कितना होता है वो हमें याद रखना है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में सबसे कम एनर्जी कंटेंट होता है कितना? 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन में कितना होता है? 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट में कितना होता है? 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये हमें डेटा याद रखना है कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो स्टोर कर पाता है वो फैट होता है, उससे कम प्रोटीन, और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए इंस्टेंट यूज करना हो तो कार्बोहाइड्रेट का जनरली यूज किया जाता है। अब ये जो प्रोटीन का यूज है, प्रोटीन का यूज जैसे स्टारवेशन कंडीशन होती है, स्टारवेशन वाली कंडीशन में प्रोटीन का यूज होता है, तो ये हमें याद रखना है। अब हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे रेस्पिरेशन के टाइप देखे। दूसरा रेस्पिरेशन के टाइप हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के यूज के बेसिस पे। बेस्ड ऑन यूज ऑफ ऑक्सीजन, बेस्ड ऑन यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? रेस्पिरेशन, पहला हो गया एरोबिक, और दूसरा हो गया एनारोबिक। अगर इनको हम देखें एरोबिक और एनारोबिक में कौन कौन मिलेगा, तो एरोबिक का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, पहले तो इसमें ऑक्सीजन यूज होगी, ऑक्सीजन यूज्ड, और इसमें ऑक्सीजन यूज्ड नहीं होगी, नो ऑक्सीजन यूज। उसके बाद इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा एरोबिक का वो CO2 और H2 होगा फाइनल प्रोडक्ट। इसका फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड करेगा क्या क्या? लैक्टिक एसिड भी हो सकता है, और एथेनॉल, CO2 भी हो सकता है। या तो लैक्टिक एसिड होगा या फिर एथेनॉल एंड CO2 होगा, तो ये इसके फाइनल प्रोडक्ट हो सकते हैं। अगर एनर्जी कंटेंट की बात करें तो इसमें एनर्जी जो निकलती है 686 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ ग्लूकोज, या फिर हम कहें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी निकलती है? 686 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है
यहाँ पे जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उससे कितनी निकलेगी, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी, लेस देन 7% ऑफ टोटल एनर्जी। यहाँ से हमें याद रखना है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो एटीपी कंटेंट है वो ज्यादा बनता है और एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। एनारोबिक कंडीशन में सिर्फ 2 एटीपी का गेन होता है नेट, और यहाँ पे अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो 36 और 38 एटीपी बनते हैं। तो इतना डिफरेंस इसमें आता है, यहाँ पे 36 और 38 एटीपी बनेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है एक मॉलिक्यूल से, उसकी लेस देन 7% एनर्जी यहाँ रिलीज होती है। तो ये भी हमें याद रखना है। हमने क्या क्या देखा यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, रेस्पिरेशन देखा, बायोकेमिकल रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन देखा, एक्सर्गोनिक है वो देखा, कैटाबॉलिक जनरली कहते हैं वो देखा, एम्फीबॉलिक क्यों कहते हैं वो देखा। साथ में रेस्पिरेशन के 2 टाइप बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन तब बोल रहे हैं जब कार्बोहाइड्रेट और फैट का यूज किया जा रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक तब बोल रहे हैं जब प्रोटीन का यूज किया जा रहा है। कैलोरीफिक वैल्यू याद रखनी है पर ग्राम के हिसाब से। कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन में 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट में 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो इस तरह से ये आ जाती है। रेस्पिरेशन हमने एरोबिक और एनारोबिक देख लिया। अब इसके चैप्टर में क्या क्या लिखा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसा कि इसने पूछा है ऑल ऑफ अस आर ब्रीद टू लिव। तो हाँ, सभी सांस लेते हैं जीने के लिए, बट वाई इज ब्रीदिंग सो एसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए सांस लेना क्यों आवश्यक है। तो हमने ऐसा यहाँ पे देखा है कि जब रेस्पिरेशन होगा तो हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, और ऑक्सीजन यूज करेंगे तो जो सबस्ट्रेट है वो ब्रेक होगा, और सबस्ट्रेट ब्रेक होगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। बॉन्ड ब्रेक करके एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर ली जाएगी। कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इस एनर्जी का यूज किया जाता है, इसीलिए हम रेस्पिरेशन करते हैं लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए। व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीद, क्या होता है जब हम ब्रीदिंग करते हैं। तो ये जो रिएक्शन हमने देखी थी यही होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी रिएक्शन है तो इसको आगे हम देखेंगे। पूरे चैप्टर में ये इसी रिएक्शन की बात की गई है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, सभी को एनर्जी की जरूरत होती है डेली एक्टिविटी को करने के लिए। जैसे एक्टिविटीज बी एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग। वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, ये सारी एनर्जी आती कहाँ से। तो हमने कहा था अभी, हमने क्या पढ़ा था कि अगर इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बन जाएगी, और फोटोसिंथेसिस में सनलाइट आती है, और सनलाइट आती है तो सनलाइट की जो एनर्जी थी वही इस बॉन्ड को बनाने के लिए यूज हुई थी। और जब इस बॉन्ड को बनाने के लिए सनलाइट की एनर्जी यूज हुई थी, मतलब इसमें सनलाइट की एनर्जी हम कह सकते हैं ट्रैप हो गई है। जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी सनलाइट वाली ही थी। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि एनर्जी कहाँ से आई, सन से आई। और क्या लिखा है इसमें, और लिखा है इसमें ये एनर्जी कहाँ से आई, ठीक है। वी नो वी ईट फूड, बहुत सारा अब खाना भी खाते हैं, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड, फूड से कैसे एनर्जी आती है। फूड की फॉर्म में हम क्या खाते हैं, फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जनरली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तीनों ही खाते हैं, जनरली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करा ली जाती है। क्या प्लांट खाना खाते हैं, तो प्लांट हमारी तरह खाना नहीं खाते, लेकिन उनके पास ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है तो उसी को वो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। वेयर डू प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, अब प्लांट एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, तो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है
और वो ग्लूकोज बना रहा है C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज बनाया, इसी ग्लूकोज को वो एनर्जी की फॉर्म में यूज करता है तोड़ने के बाद। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अब फूड वो भी लेते हैं। अब फूड का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ लिया है। फूड का मतलब क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है जिसको ब्रेक करके उससे एनर्जी रिलीज कराई जाएगी। अब इसमें कई सारे इसी तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्या है कि all energy required for the life process is obtained by the oxidation of macromolecules that we call food। जिसको हम फूड कहते हैं वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है, और उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से हमें लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, या फिर हम कहें उसको जो लाइफ प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मैक्रोमोलिक्यूल के ऑक्सीडाइज करके या फिर मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक करके मिलती है। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें जैसे आगे क्या लिखा है, एनिमल्स होते हैं हेटरोट्रॉफिक होते हैं, दे ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। अब जो प्लांट्स है वो तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, लेकिन जो नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का उसको फोटोसिंथेसिस उसमें नहीं हो सकती है, तो उसको फूड अलग से चाहिए। तो ग्रीन पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, लेकिन नॉन ग्रीन पार्ट जो है प्लांट का उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो वहां पे फूड पहुंचाया जाएगा। अब उसी फूड का ऑक्सीडेशन करने के बाद वहां से एनर्जी रिलीज होगी। एनिमल्स को जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, तो पूरा ही फूड प्लांट से लेते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अब जैसे प्लांट था, प्लांट को हर्बीवोरस ने खाया, हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, तो प्लांट से एनर्जी ली हर्बीवोरस से एनर्जी ली, कार्निवोरस ने अल्टीमेटली, कार्निवोरस भी किसी से किससे एनर्जी ले रहा है, प्लांट से, क्योंकि इनडायरेक्टली ले रहा है पर ले प्लांट से ही रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे और क्या है। जैसे ये हर्बीवोरस है वो डायरेक्टली ले रहा है प्लांट से, और जो कार्निवोरस है वो इनडायरेक्टली ले रहा है। ये हमें याद रखना है। सेप्रोफाइटिक हम जानते हैं, सेप्रोफाइट कौन होता है, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपना फूड लेते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। जैसे कि फंजाई हो गया, फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये जो हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में सेलुलर रेस्पिरेशन है। एक हम पढ़ते हैं जूलॉजी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब उसमें हुआ क्या, उसमें रेस्पिरेशन, उसमें ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ था, वहां पे जो ब्रीदिंग एक्सचेंज में जो हमने एक्सचेंज पढ़ा था, वो एक्सचेंज के बाद क्या हो रहा है, मतलब कि सेल के अंदर क्या हो रहा है, वो हम पढ़ेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन, जो एक्चुअल में प्लांट रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर का नाम है। ये जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, ये एक्चुअल में ऑल ऑर्गेनिज्म अगर लिख देंगे रेस्पिरेशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, तो भी कोई गलत बात नहीं है। ये रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन है एक्चुअल में, कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, उसमें क्या चीज ब्रेक होती है, क्या चीज उसमें बनती है, बनेगी तो क्या, जैसे अगर फैट है और प्रोटीन है, तब इसमें कई सारे सब्सटेंस के लिए प्रिकर्सर की तरह काम कर सकते हैं, इसलिए हमने एम्फीबोलिक भी बोला था। लेकिन अगर हम जनरली कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें जनरली चीजें टूटती ही हैं, इसीलिए उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन बोल देते हैं। और क्या है इसमें, फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है। फूड किस फॉर्म में बनाएगा, तो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाएगा। अब ग्लूकोज की फॉर्म में बनाएगा मतलब कि उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेंगे। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेंगे तो इस बॉन्ड को बनाने में जो एनर्जी लगी वो हम कह सकते हैं कि सनलाइट वाली एनर्जी थी। और सनलाइट वाली एनर्जी जब इस बॉन्ड को बनाने में लगी तो हम कह सकते हैं ये एनर्जी इस बॉन्ड को बनाने में ट्रैप हो गई। और अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दूंगा तो फिर इससे एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को मैं एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लूंगा। इस प्रोसेस को, इस पूरी ब्रेकडाउन वाली प्रोसेस को मैं बोलूंगा रेस्पिरेशन, जिसमें मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ रहा हूँ, मतलब ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, तो वो कहलाएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पढ़ ही लिए थे। दो तरह के होते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होता है, एक प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है। फैट और कार्बोहाइड्रेट का यूज करें तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और प्रोटीन का यूज करें तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन वो कहलाता है।
नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसमें और क्या होगा। ये एक स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है जो कि एंजाइम के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो हम इसको बोलेंगे एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जो कि एंजाइम के द्वारा होती है, तो उसको हम एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस बोल देते हैं। इसमें बनेगा क्या, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी बन जाती है। Hence ATP act as एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर किया था, इसीलिए हम इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोल देते हैं। दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस। बहुत सारी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है, तो वहां पे एटीपी का यूज होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं नर्व इम्पल्स कंडक्शन, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप चलती है, किसी भी पंप को चलाने के लिए एटीपी का यूज होता है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे, और भी बहुत सारी जगह पे एटीपी, मतलब कि हम कहें कि लगभग सभी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं जो कि एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन है, उसमें तो एटीपी लगता ही है। एक्टिव प्रोसेसेस में एटीपी लगता है, या फिर सिंपल शब्दों में कहें तो अपहिल प्रोसेस जो होती है, अपहिल प्रोसेस या फिर एक्टिव प्रोसेस, उन सब में एटीपी लगता है, और बहुत सारे काम एटीपी के द्वारा होते हैं। अब hence ATP acts as energy currency of cell. This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes. And carbon skeleton produced during the respiration is used as precursor for biosynthesis of other molecule. अब ये क्या कह रहा है, ये जो बात कही गई है, ये ये है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के बेसिस पे। जैसे हमने एक पढ़ा था एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक पाथवे, जिसमें सबस्ट्रेट कौन यूज किया था, या तो फैट या तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं की गई थी। अभी जो फैट और प्रोटीन था, जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, जब हम इसको ब्रेक करते हैं, तो इसमें जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, वो इंटरमीडिएट्स कई सारे अलग कंपाउंड को बनाने के लिए काम में आते हैं। अब जैसे जैसे प्रोटीन का हम ब्रेकडाउन करेंगे, तो प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन करेंगे तो वहां पे एक कंडीशन आती है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है, ये बहुत सारे अदर रिएक्शन भी कराता है, और ये कंपाउंड है। तो ये क्या हो गया, ये एक एज ए प्रिकर्सर हो गया। ये जो है ये प्रिकर्सर की तरह काम करे, बिहेव करेगा अलग बायो मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो यहाँ पे यही बात लिखी है। एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, मतलब कि इंटरमीडिएट की बात कर रहा है यहाँ पे। ये किसकी बात कर रहा है, इंटरमीडिएट। जैसे एसिडिल कोएंजाइम ए बनेगा, एसिडिल कोएंजाइम ए जो था उसका उसका बीटा ऑक्सीडेशन करके उससे वापस से फैट बना सकते, फैटी एसिड बना सकते हैं। जैसे एम्फीबोलिक पार्ट में पढ़ते हैं हम, तो एसिडिल कोएंजाइम ए बनता है, एसिडिल कोएंजाइम ए। अब एसिडिल कोएंजाइम ए का वो बीटा फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन किया था, तो एसिडिल कोएंजाइम ए बना। एसिडिल कोएंजाइम ए से वापस से फैटी एसिड भी बनाया जा सकता है। तो अब ये क्या हुआ, ये एक सिंथेसाइजिंग रिएक्शन हो गई, है तो रेस्पिरेशन का ये कंपोनेंट, मतलब जो रेस्पिरेटरी रिएक्शन है उसी का एक इंटरमीडिएट है, और यही कुछ सिंथेसिस करने में भी यूज आ रहा है, तो प्रिकर्सर की तरह भी काम कर रहा है। तो प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन द सेल, तो ये हमें याद रखना है। तो इस लाइन से क्या कहना चाह रहा है, ये एक एम्फीबोलिक पाथवे है। आगे हम पढ़ेंगे एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है। अभी पूछ रहा है कि प्लांट सांस लेते हैं क्या, तो हाँ प्लांट भी सांस लेते हैं, लेकिन प्लांट के पास जैसे हम सांस ले सकते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, इस तरह का स्पेसिफाइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्लांट के पास नहीं होता। वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट, मतलब कि इतनी आसानी से या इतने सिंपल तरीके से हम उसको आंसर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यस प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन टू occurs।
फॉर रेस्पिरेशन टू अकर्स, मतलब कि रेस्पिरेशन के लिए प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं। दे ऑल्सो गिव आउट CO2, वो CO2 भी रिलीज करते हैं। लेकिन इसमें हमें एक चीज याद रखनी है कि जिस तरह से ये ऑक्सीजन यूज करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस CO2 को वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज कर लेते हैं, और ये जो ऑक्सीजन कम की है उसको फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वापस इवॉल्व भी कर देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। Hence plant have no specialized organ for gaseous action। जैसे अपने पास लंग्स होते हैं, तो इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं इसके पास नहीं होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। बट दे हैव स्टोमेटा, स्टोमेटा होते हैं इसके पास। लेंटिसेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि हमने कहाँ पढ़ा था, एनाटॉमी में पढ़ा था। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जब चैप्टर किया था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि लेंटिसेल्स क्या होता है, लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिससे गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। देयर आर सेवरल रीजन Why plants can get along without respiratory organ? क्या क्या कारण है कि प्लांट के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता? तो सबसे पहला कारण देखते हैं यहाँ पे। पहला कारण क्या है? Each plant part takes care of its own gaseous exchange need। सभी प्लांट पार्ट अपने जो जरूरत होती है उसको पूरा कर लेते हैं, अपना खुद का ध्यान रख सकते हैं। There is very little transport of gases from one plant part to another। एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट के पास बहुत कम गैसेस एक्सचेंज होता है, तो क्योंकि सभी अपने लिए कर लेते हैं। दूसरा क्या रीजन है कि प्लांट के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता? प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसेस एक्सचेंज। प्लांट के पास कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं होती है गैसेस एक्सचेंज की। क्यों नहीं होती है? जैसे रूट, स्टेम, लीव्स जो होते हैं रेस्पायर एट रेट फार लोअर देन द एनिमल डू। एनिमल से कंपेयर में बहुत कम रेट पे ये रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि इनको एनर्जी की भी बहुत कम जरूरत होती है। ओनली ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज। जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तभी ये बहुत बड़ी अमाउंट में गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। Large volume gases exchanged and each leaf is well adapted to take care of its own needs। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सारी पत्तियां अपनी वो well adapted होती हैं during this period। When cells photosynthesis, जब सेल photosynthesis करेगी तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होती ही है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रॉब्लम। तो उसके पास ऑक्सीजन की कमी वैसे ही नहीं है क्योंकि वो खुद फोटोसिंथेसिस कर रहा है। प्लांट है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसके पास वैसे भी ऑक्सीजन बहुत सारी है, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत बाहर से नहीं है, इसलिए भी वो एक्सचेंज नहीं कर रहा है ज्यादा। दूसरी बात, फोटोसिंथ प्रॉब्लम नहीं है, रिलीज्ड विद इन द सेल, सेल के अंदर ही वो रिलीज होती है। तीसरा कारण क्या है इसका कि रेस्पिरेशन नहीं करता? तीसरा कारण ये है डिस्टेंस, the distance that gas must diffuse even in large bulky plant is not great। जो ज्यादा बड़ी डिस्टेंस है वहां तक वो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता by the help of diffusion। Each living cell in plants located quite close to the surface of plant। वो जितनी भी plants की सेल होती हैं लगभग सरफेस के आसपास होती हैं। This is true for leaves। You may ask, but what about thick और woody stem and root? अब रूट के लिए, स्टेम के लिए क्या? अगर इस बात को अगर देखा जाए कि वो सरफेस के पास होती हैं लगभग सारी सेल्स, तो पत्तियों के लिए ठीक है, लेकिन अगर बात करें थिक और वुडी स्टेम की और रूट की, उसके लिए क्या होगा? इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स इनसाइड एंड beneath द बार्क। बार्क के नीचे और बार्क में वो थिन लेयर्स में अरेंज होते हैं। दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स। उनके पास लेंटिसेल्स होते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था, लेंटिसेल्स लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड। जो टर्मिनल पे होती हैं वो डेड होती हैं।
एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। जो लेंटी सेल्स के टर्मिनल पे होती हैं और डेड सेल्स होती हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उसके अंदर उसमें कंप्लीमेंट्री सेल्स होती हैं, उसके अंदर उसमें कंप्लीमेंट्री सेल्स भी होती हैं जो कि लिविंग होती हैं। द सेल्स इन इंटीरियर द सेल्स ऑफ प्लांट thus most of the cell of a plant have at least a part of their surface contact with air। पहले तो जो लेयर्स में कन्वर्ट बदलता है, जो लेयर्स बनी होती हैं उसकी, उसमें पतली पतली लेयर्स होती हैं, पतली पतली लेयर्स हैं, साथ में इसमें लेंटी सेल्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेल्स का एटलीस्ट एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में हो जाता है, सेल्स का एटलीस्ट एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में हो जाता है, जिससे कि वो गैसेस एक्सचेंज इजीली कर लेता है। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकेजिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स एंड लीव्स। जैसा कि हमने लीव्स में, स्टेम में और रूट में पढ़ा था, क्या? इंटर सेल्यूलर स्पेस। अभी जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर एयर स्पेस। एयर स्पेस का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क वहां पे देखने को मिल जाता है। फिर क्या है इसमें? कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड्स द CO2 एंड H2O। फाइनल प्रोडक्ट अगर हम इसको कंप्लीटली कंबस्ट कर देते हैं, जला देते हैं, तो उसमें हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज को तोड़ के CO2 और H2O मिल जाता है और उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाती है। अभी जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसमें, ये कितनी थी? 686 किलो कैलोरी। 686 किलो कैलोरी। अगर ये जो ग्लूकोज है इसमें मैं आग लगा दूं, यानी कि इसको एकदम से बर्न कर दूं, तो वो सारी एनर्जी, खुद कितनी एनर्जी, 686 किलो कैलोरी जो है, वो एक साथ एनवायरमेंट में हीट की फॉर्म में लूज हो जाएगी। एनर्जी हीट की फॉर्म में चली जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको स्टेप बाय स्टेप हम रिलीज कराएंगे और पूरी एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। तो ये जो था, ये स्टेप बाय स्टेप वाला जो कंसेप्ट है, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन में हमने क्या किया कि इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। मतलब इसके पास एनर्जी जितनी है उतनी ही रिलीज होनी है। अगर हम आग लगा देंगे तो एक साथ हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, और स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे तो वो एटीपी की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं उसको। तो ये हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट देखा, हमने रेस्पिरेशन में होने क्या वाला है वो देखा। अगर हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं तो रेस्पिरेशन जो था, एरोबिक और एनारोबिक, तो एरोबिक जो कंडीशन है, उस एरोबिक कंडीशन में जो रेस्पिरेशन होगा उसमें क्या क्या होगा? देखो, ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहला स्टेप है। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों में कॉमन होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद इसमें लिंक रिएक्शन होगी। लिंक रिएक्शन के बाद इसमें क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद इसमें ईटीएस। ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वो सब हम पढ़ेंगे और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे CO2 और H2O मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे दो तरीके से होता है। क्या क्या? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो सकता है, दूसरा यहाँ पे एथेनॉल। एथेनॉल बन सकता है जिसके साथ CO2 इवॉल्व हो जाता है। तो ये दो तरीके से हो गया, तो यहाँ पे हमें याद रखना है। नेक्स्ट इसमें क्या? इफ एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू सेल should be able to utilize it to synthesis other molecules that the cells require। मतलब कि रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होने वाली है उसको हम यूटिलाइज करेंगे अदर रिएक्शंस में। अब क्या क्या स्टेप्स हैं? स्टेप्स हमने देख लिए। तो ये एंजाइम मैकेनिज्म मशीनरी होगी, तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।